चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन। सो आज जो है, आज के लेक्चर का सबका मूड थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। जैसे हम स्टेटस देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग टेंशन में है, क्योंकि फाइनली जिस डिसीजन के लिए इतने दिनों से वेट कर रहे थे, वो डिसीजन जो कि सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे लास्ट में आ गया। अब ये डिसीजन गुड है या बैड है, इसके ऊपर अपन कमेंट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रहा है आपके लिए तो वो थिंक टैंक होती है, इतने दिनों से वो ऑब्जर्व कर रहे थे, सब कुछ सोच रहे थे, और उसको सोचने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है। एंड अलग पार्ट ये है इस डिसीजन का, आपने सुना होगा कि फ्रॉम 2022 हम जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहां पे मतलब क्या बोलते हैं हम, इंप्लीमेंट होने वाली है, जिसमें 10th का एंड 12th का जो बोर्ड का दर्जा है, जो स्टेटस है, मतलब अब तक जो इंपॉर्टेंस था 10th की एंड 12th की बोर्ड की एग्जाम का, वो नहीं रहने वाला। मतलब कि अब सारी बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने वाली है एंट्रेंस के ऊपर। जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, सारे एडमिशंस तो ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट 12 टू 18 ईयर्स जो है, सारे एडमिशन बेस्ड ऑन दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर ही हो रहा है। तो अब ये 10th एंड 12th का जो बोर्ड है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं 10-15 साल से। लेकिन इससे पहले क्या था, मतलब 2000 के पहले, 1998 के बिफोर, 1992 के बिफोर, इंजीनियरिंग के लिए, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन मिलता था वो डायरेक्टली 12th के बोर्ड के मार्क्स के ऊपर मिलता था। उससे पहले बिफोर 1980, 1990, 70 जो भी मतलब इंपॉर्टेंस था वो 10th के बोर्ड्स का था। लेकिन जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गई है, बोर्ड का इंपॉर्टेंस वैसे भी कुछ नहीं था। बस आप दे रहे थे एग्जाम, इसलिए थोड़ी सीरियसनेस थी कि नहीं 10th है बोर्ड है, नहीं 12th है बोर्ड है। लेकिन उसका बस एक मार्क्स दिखाने के लिए थे, कहीं पे भी उसको मतलब आप मतलब कि ऐसे कोई एडमिशन के लिए बोलो या फिर कहीं जॉब के लिए बोलो, इतना कुछ एप्लीकेबल पार्ट वहां पे नहीं था। अब वो ऑफिशियली खत्म होने वाला है 2023 से, उसकी स्टार्टिंग ही कोरोना ने कर दी। ये माइंडसेट बनाओ, समझ में आ रहा है ना, और मतलब उसका आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो डिसीजन हो चुका है, हमें उसके ऊपर मतलब कोई कमेंट नहीं करनी है। ये तो होना ही था आज ना कल, हमें पहले से मालूम था, हम आपको इंडिकेट कर रहे थे पहले से कि अगर सीबीएसई कैंसिल कर रही है, आईसीएसई कैंसिल कर चुकी है, स्टेट बोर्ड का वैसे भी कैंसिल हो चुका था। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है तब तक स्टेट बोर्ड को नहीं लेना था, ठीक है। तो अभी ऑफिशियली ये हो चुका है। मतलब ये सारे डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि इसके बाद नाउ ऑनवर्ड आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट होगी, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब जो कुछ भी होने वाला है, वो होगा सिर्फ और सिर्फ थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिर्फ और सिर्फ थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसलिए अब तक आपका 10 तक जो माइंडसेट था, एनटीसी एमटीसी को बस आपने अपेयर किया होगा, जवाहरलाल नेहरू को अपेयर किया होगा, स्कॉलरशिप को अपेयर किया होगा, ये एग्जाम अगर छोड़ देंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड पढ़ना, थ्योरी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना, उसी फॉर्मेट में आप खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन अब से जो है आपको थोड़ा सा जो मोड है, आपकी सेटिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, और आपको कॉम्पिटिटिव मोड में जाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव मोड में जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है वो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उस टाइप के एग्जाम के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक्चुअल जो है आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाती है, उसमें भी ऑफलाइन फॉर्मेट होता है, एंड अगर ऑनलाइन फॉर्मेट है तो वो और भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए भी सिंपल होता है, चीटिंग के कोई चांसेस नहीं होते, एंड एक प्रॉपर पूरा वर्क होता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो कम ही करना है आगे जाके, इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं, कुछ बड़ी बात नहीं उसमें। तो हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब हम बात करेंगे हमारे 11th एंड 12th की। जैसे ऑफिशियली सबको मालूम ही है, जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं, उन सबको पहले से मालूम है, कोई नई बात नहीं है कि फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। 25th ऑफ अप्रैल 2021 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11th की डायरेक्टली, जिसका बेसिक पर्पस होगा हमारा इस बैच का कि जो आपकी नीट की एग्जाम है या फिर आपकी जेडब्ल्यू की एग्जाम है, जेडब्ल्यू में मेंस प्लस एडवांस, ये बेसिक दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो मतलब आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके ऊपर हम पूरा फोकस करने वाले हैं। इसके साथ में जो है हम केवीपीवाई है, एनडीए है, बीटसैट है, इस टाइप के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा, वो जो लोग इंटरेस्टेड है उनको स्पेसिफिकली उसका ट्रेनिंग, उसका प्रिपरेशन करने को मिलेगा। लेकिन हम बेसिकली फोकस करते हैं ऑन नीट एंड जेई, बिकॉज मैक्सिमम जो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज है करियर में, वो ये दो एग्जाम के बाद में जो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है,
उससे रिलेटेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नीट एंड जेई का जो बेसिक सिलेबस है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है, सीबीएसई का सिलेबस, इस एनसीईआरटी के 11th एंड 12th ये दोनों स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा कंपेयर करो बेटा, आप लोग लास्ट ईयर की सिचुएशन थी सेम पैंडेमिक की, उसमें क्या था कि 10th एंड 12th की एग्जाम हो चुकी थी, 10th का कुछ तो ज्योग्राफी का पेपर पेंडिंग था, वो कैंसिल ही कर दिया, उसके ग्रेड सिस्टम से मार्क्स दे दिए। लेकिन लास्ट ईयर भी जेई के, सीईटी के, नीट के एक भी एग्जाम को उन्होंने कैंसिल नहीं किया था, प्रॉपर एग्जाम होने के बाद ही उन्होंने एडमिशन दिया था। यानी कि ये तो क्रिस्टल क्लियर है, चाहे कोरोना आ जाए, नहीं तो कोरोना क्या बोलते हैं हम, कोरोना प्रो आ जाए, कोरोना लाइट आ जाए, कोरोना की कौन सी भी वर्जन आ जाए, कोरोना के माता पिता आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन फिर भी इन एग्जाम को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये उसी तरीके से कंडक्ट होने वाली है, नो डाउट इन दैट। क्योंकि इनके कंडक्शन के बाद में आपको एडमिशन मिलेगा, तो बेसिकली आपको ये क्लियर करना है कि बोर्ड 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 जो आप इतना दिमाग में ले रहे थे 10th का, वो कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो प्रिपरेशन किया सगळं वाया गेलं, वो प्रिपरेशन बहुत काम में आने वाला है आपको, क्योंकि हम 11th 12th में नीट एंड जेई के लिए जो बातें पढ़ने वाले वो वही तो है जो 8th 9th 10th में बेसिक आपको इंट्रोड्यूस की गई थी, आपको ट्रेलर दिखाया गया था, अब हम उसका पिक्चर बनाएंगे, है ना। ट्रेलर में आपको मालूम है 2-4 इंपॉर्टेंट सीन होते हैं, पिक्चर में कैसे कहानी को मतलब डिटेल में लेके जाते हैं, है ना। जन्म कुठं झाला होता, मग कशाचा रिवेंज घेतला, है ना, कोणी काय केलं होतं, उसी तरह से कंसेप्ट को अपन एकदम डीप लेवल पे जाके स्टडी करने वाले, ठीक है। एंड होता क्या है, देखो प्रॉब्लम आपको मालूम नहीं है लेकिन मालूम हो जाएगा कि आपके सराउंडिंग में यह संस्कार, ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज से अवेयर ही नहीं है। आप जो है थोड़ा सा मतलब एक्टिव थे पहले से, इसलिए कहीं ना कहीं से हमको आप तक रीच करने का कुछ तो वे मिल गया, आप हम तक रीच कर गए, हम आप तक रीच कर गए, और ये हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो गया, इसलिए आपको ये चीजें मालूम है। तो ऑलरेडी जो 90% है वो आपके कंपटीशन में जून जुलाई के बाद में आने वाले, समझ रहे हैं आप, कि हमारे पास जो नेक्स्ट 2 मंथ है, अप्रैल के कुछ 5-7 दिन, मई पूरा एंड जून के 15 to 20 डेज, मतलब नियर अबाउट पूरे 2 मंथ है, इनिशियल 2 मंथ है ट्रेनिंग के। क्या होता है देखो, बेसिकली आपको एक बात बोलता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक दोस्त है जिसका सिलेक्शन हुआ था, और उसका सिलेक्शन हो गया था एज ए लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के लिए एग्जाम होती है, आपको बोल दूं जैसे 11th एंड 12th में एनडीए होती है, एनडीए, तो एनडीए में से जो एडमिशन मिलता है वो 4 ईयर ग्रेजुएशन अंडर गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है उसी कैंपस में करता है, और एनडीए के बाद में जो पोस्टिंग है, सेम पोस्टिंग के लिए आप बाहर से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यूपीएससी जो है वो सीडीएससी कंबाइंड डिफेंस की एक एग्जाम कंडक्ट करती है। तो उसका और मेरा ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो उस डिस्कशन में उसने बोला था कि एक दिन हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग में मतलब हमको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें आर्मी ज्वाइन ही नहीं करनी है। मतलब इन शॉर्ट उसने इंसिडेंट बोला था, वो बोल देता हूं कि उसने बोला था कि एक दिन क्या हुआ, हमको 4-4:30 बजे उठाया गया, और कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं, चाय पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और हमारा वर्कआउट शुरू हुआ। और वर्कआउट में कुछ तो उनको पहले रनिंग करने को बोला मॉर्निंग में 7 AM तक, उसके बाद में बोले कि अभी क्या करना है, हमें माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, डोंगर के ऊपर चढ़ना है, माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, ऐसे कर करके कुछ भी खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, माउंटेन के ऊपर लेके गए, 3-4 घंटे वहां पे वर्कआउट किया 11-12 बजे, उसके बाद उनको साइकिल्स प्रोवाइड की, और शाम 5 बजे तक साइकिलिंग कराई, फिर से कोई ब्रेकफास्ट नहीं, पीने को पानी दे रहे थे, खाने को भी कुछ नहीं, ऐसे कर करके उनको 11-12 बजे तक पूरा इधर उधर भगा के लेके आ गए, और कुछ भी खाने को नहीं दिया, मतलब सबकी एनर्जी एकदम खत्म हो गई थी। अब सब लोग सोच रहे थे कि रात में सोने से पहले एटलीस्ट मुझे 2 टाइम खाने को मिलेगा, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम, 2 टाइम का 1 टाइम में खाने को मिलेगा, लेकिन उनको बोला गया कि आज हम आपको फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही सो जाओ। तो मतलब इतने दिमाग खराब हो गए कि अगर बाहर कहीं पे होते तो तोड़ फोड़ कर देते, लेकिन आर्मी उनको मालूम है वो कैसे फोड़ते हैं, इसलिए शांत रहना पड़ा और सोचने लगे की उद्या जर असं केलं यांनी, उद्या आपल्याला आर्मी सोडायची। ऐसे पूरा माइंडसेट एकदम डिस्टर्ब हो गया कि आपल्याला जेवायला देत नाही, नुसतं पळवताय, काय करायचे एवढे एफर्ट्स घेऊन। उसके बाद में क्या होता है, 2 घंटे बाद उनके मेजर आते वहां पे ट्रेनिंग में, और वो एक लाइन में इनका पूरा जो माइंडसेट है वो चेंज कर देते हैं, और वहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि देखो बेटा, अगर इन फ्यूचर इंडिया का वॉर स्टार्ट हो गया, फिर वो चाइना के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं ना, तो दोनों की बात करते हैं अपन, तो उस वॉर को स्टार्ट होने के बाद अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए अनेबल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है, विदाउट मतलब फूड नहीं मिला है तो भी आपको लड़ना है, लेकिन ये फ्यूचर में
फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, ये बातें पहले से आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम आपको अभी से ट्रेन कर रहे हैं। फिर जो मतलब टायर्डनेस थी, जो भूख लगी थी, पूरी इनकी वैनिश हो गई कि नहीं, वी आर गेटिंग प्रिपेयर टू वॉर, हम वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब ये ट्रेनिंग जो है मुझे सर्वाइव करनी पड़ेगी, और दूसरे दिन फिर से नए दम से वो अपनी मेहनत स्टार्ट करते। तो यही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो है 25 अप्रैल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। देखो वॉर ही है, लाइफ का ये वॉर ही है। वॉर की जो मतलब क्या बोलते हैं अपन, पार्श्वभूमि है, जो स्टेज है वॉर का, वो डिफरेंट है। बंदूक हाथ में लेके हमें फायर नहीं करना है, लेकिन हमारे ब्रेन के साथ हमें वही इंप्लीमेंटेशन करना है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है कि ये ट्रेनिंग अगर आप प्रॉपर करेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेन हो जाएंगे, उतने आप कम एफर्ट्स लेंगे वॉर में। आपको मोहम्मद अली मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी थोड़ा टाइम है, यूट्यूब पे सर्च करो बेटा, एकदम ग्रेटेस्ट भयानक बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। चैलेंज ही नहीं था, मतलब जब मोहम्मद अली रिंग में आ गया, मोहम्मद अली, तो सामने वाला सोचता था कि बस मुझे मरना नहीं है, हारना तो है, बस मुझे मरना नहीं है, ऐसे मोहम्मद अली था। और ये मोहम्मद अली सोचता था कि लास्ट टाइम मैंने इसको 1.5 मिनट में हराया था, अब इसको कितने 1 मिनट में हराऊं या 40 सेकंड में। ये एटीट्यूड की बात थे। और ये एटीट्यूड आया कहां से? उसके लिए मोहम्मद अली का एक स्टेटमेंट है कि आई हैव हेटेड एवरी मोमेंट ऑफ माय ट्रेनिंग। मेरी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो ट्रेनिंग का एक एक मोमेंट को मैं बहुत गुस्से से देख रहा था, मुझे बहुत हेट हो रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे बस एक चीज मालूम थी, वंस आई हैव ओवरकम दिस, फॉर माई लाइफ टाइम आई हैव टू लिव एज ए लीजेंड, एज अ विनर। अगर मैंने एक बार इसको ओवरकम कर दिया तो पूरे लाइफ टाइम मुझे विनर बन के जीना है ना, मतलब लीजेंड बन के जीना है। वो प्रैक्टिकली प्रूव हो गया। सेम केस आपको माइंडसेट बनाना है बेटा। हमारा जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा, एक्सटर्नली आपको कोई पुश नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे आता एग्जाम कैंसिल झाली, निवांत रहो बघू, ऐसे नहीं है बेटा। टाइम रुकने वाला नहीं है आपके लिए, कंपटीशन रुकने वाली नहीं है। पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लेकिन आपको बोलते हैं कि हमारे जो रेगुलर बैचेस के स्टूडेंट है, दे आर प्रिपेयरिंग टू, मतलब जितना इमेजिन उन्होंने नहीं किया था, हमने नहीं किया था, उससे ज्यादा वो प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सर कोरोना है, कहीं पे जाने की मतलब नौबत ही नहीं आ रही है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होते तो जाने आने में हमारे 2 से 3 घंटे जाते थे, वही बैठ के हम स्टडी में यूटिलाइज कर रहे हैं। एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, बस खा रहे, पढ़ रहे, सो रहे, इतना ही काम कर रहे हैं। मतलब इतना प्रॉपर उनका वर्कआउट शुरू हो गया है कि उनका मतलब रिजल्ट आने से वो खुद भी नहीं रोक सकते। कुछ लोग, सारे नहीं। और कुछ लोग ऐसे कि नहीं, हमको ऑनलाइन नहीं समझ में आता, देखेंगे नेक्स्ट ईयर, देखेंगे 2 महीने के बाद देखेंगे। उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए वेट नहीं करने वाली। ठीक है, तो ये दिमाग में लगा लो, बी रेडी फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लास्ट 37 से आज हमारा 38 नंबर का लेक्चर है। इतने सारे दिनों तक हमने मैक्सिमम आपके 10 तक के सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट थे रिलेटेड टू फिजिक्स, वो सारे कवर अप करने के ट्राई किए। एंड जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर लेट ज्वाइन होके भी अटेंड करके देखा है, दे कम टू नो दैट जब ये 11 स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ नया नहीं लगेगा। अरे नहीं, ये तो हुआ, ये तो मालूम है। तो होता क्या है, हमारा एक माइंडसेट है, जो हमें नोन है उसको फिर से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें टेंशन नहीं आता है, एकदम इजीली हो जाता है। लेकिन अगर कोई पूरा नया प्रोग्रामिंग आ रहा है तो हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बेसिक आपको यूज होगा। ये हमारे और 3 दिन वही चलने वाला है जो अब की प्रोसेस में था, उसी को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गई मतलब अपन उसको छोड़ देंगे। 25 अप्रैल से तो डायरेक्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नो डाउट इन दैट। लेकिन हम उसको पढ़ते टाइम ये जो 8, 9, 10 की लिंक लगा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं रोज बोलता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रजिस्ट्रेशन कर लो बेटा। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आप प्रॉपर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ नहीं होता। जैसे आपको मालूम होगा, जो एमपीएससी यूपीएससी करने वाले लोग होते हैं, है ना, उनके अगर यूट्यूब को अगर देखेंगे तो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को वही सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो सिर्फ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख के कुछ नहीं होता है। वैसे ही यूट्यूब पे बोलो या फिर जूम पे बोलो, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। ये एक साइड है, एक कॉइन की बाजू है। दूसरी पूरी बाजू डिपेंडेंट होती है कि जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने लेक्चर में सुना है, उसको इंप्लीमेंट करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना। और वो प्रॉपर प्रोसेस जो है उसमें फिर डीपीपी आती है, डाउट डिस्कशन आता है, देन टेस्ट असाइनमेंट होती है, देन ग्रांड टेस्ट होते हैं, देन स्टडी मटेरियल होता है प्रॉपर। कल कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर स्टडी मटेरियल का क्या है, कौन सा परचेस करें, क्या परचेस करें। मैंने क्लियर कट बोल दिया है कि हमारा अपना फिजिक्स के लिए खुद का स्टडी मटेरियल है। 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें यही देखा है हमने कि एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी था सारा कलेक्ट करके आपके लिए हमने ऑलरेडी रख दिया है। आपका काम है बस उसके ऊपर जितना बोला जाएगा उतना वर्क करना, बाकी सारी बातें होने ही वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो कल हम स्टार्ट कर रहे थे डिस्कशन अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
नहीं प्रणीता, सारा सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी से ही होता है, बट क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आपको कि एक्चुअल में क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन के टाइप्स अभी बोलूंगा तो थोड़े से डर जाएंगे आप। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा साइमल्टेनियसली यू विल कम टू नो दैट, ठीक है। तो लास्ट टाइम देखो बेटा, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्कशन खत्म करके सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करते करते जीएसएलवी पीएसएलवी क्या है ये बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो कि हमारे टॉपिक से कंसर्न रखती है, हमारे लिए प्राइड की बात है, ये बातें मालूम होनी चाहिए बेटा, इसलिए मैं लेक्चर में इनको जरूर बोलता हूं, एक्स्ट्रा टाइम लेके बोलता हूं, क्योंकि ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, ये सब लोगों को मालूम ही होना चाहिए। तो क्या है देखो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है, अपना भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, वो बेसिकली 1920 से उसके मतलब पेविंग स्टार्ट हो चुकी है। तब से दिमाग में था कि ऐसे कुछ बनाना है, ऐसे कुछ बनाना है। और ए.के. मित्रा जो थे, उन्होंने बेसिकली, उनका नाम किसी को मालूम नहीं, ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आइडिया एक्सप्लेन किया था। आवाज नहीं आ रही है, कितने लोगों को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट फास्ट, एक बार कमेंट करो अश्विनी के साथ। तो बेसिकली देखो, ए.के. मित्रा ने 1920 में सबसे पहले बोला था कि हमने खुद का स्पेस प्रोग्राम शुरू करना है। लेकिन हुआ क्या, तब की सिचुएशन आपको मालूम है कि हमारा कुछ का अस्तित्व ही नहीं था, है ना। ब्रिटिशर्स आ रहे थे, वो बोल रहे थे हम फॉलो कर रहे थे, मतलब हम फ्रीडम फाइट करने में ही बिजी थे। फ्रीडम फाइट थी, सोशल फाइट थी, हमारा ही समझ में नहीं रहा था हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ विजनरी लोग थे, जिसमें दो मतलब सुपर हीरोज थे, एंड एक अभी अभी लेटेस्ट सुपर डुपर हीरो थे। इन तीनों के नाम आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है इसरो, डीआरडीओ, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये तीनों जो है हर एक कंट्री के सबसे बेस्ट पिलर होते हैं। इनको मतलब उन्होंने क्या किया है, फ्लरिश किया है, शाइन किया है। और वो है डॉक्टर होमी भाभा, देन विक्रम साराभाई, एंड मोस्ट लवेबल पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बेसिकली क्या हुआ देखो, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो डॉक्टर होमी भाभा थे, उनका पहले से व्यू क्लियर था। अभी होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, इनके व्यू इतने क्लियर क्यों थे, क्योंकि ये दोनों ने जो है डॉक्टर सीवी रमन, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, उनके अंडर वर्क कर चुके थे। तो जो देशभक्ति है ना, टुवर्ड्स नेशन, जो डिवोशन है, देन जो साइंटिफिक व्यूज है, इनके प्रॉपर डेवलप हो चुके थे। तो जैसे जैसे इंडिया मतलब इंडिया का फ्रीडम होने वाला है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही थी 1942 के बाद में। और उसी तरह से मतलब इंडिया में जो थे, दो टाइप के व्यूज थे लोगों के। कुछ लोगों को बोलना यह था कि नहीं, इंडिया पुअर कंट्री है, हमें उसके खिलाफ लड़ना है, हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, ये स्पेस प्रोग्राम वगैरह कहाँ से लेके आते हैं। लेकिन ये विक्रम साराभाई थे, होमी भाभा थे, इनका बोलना यह था कि नहीं, ये जरूरत है, ये अगर नहीं होंगी तो लोग हमारे ऊपर मतलब जबरदस्ती करेंगे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन उनका कोई सुन नहीं रहा था। फिर आपको मालूम है कि 1962 में एंड 1965 में इंडिया ने बहुत बड़े वॉर झेले, एक अगेंस्ट चाइना जो बुरी तरह से हम हार चुके थे, एंड 1965 जो अगेंस्ट पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। तो ये वॉर के बाद में क्या हुआ, वॉर की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वहां पे समझ में आ गया कि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम तो गंवार है, हमें मालूम ही नहीं है और चाइना क्या क्या कर चुका है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजनरी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, एंड लाल बहादुर शास्त्री, ये जो लोग थे, इन्होंने अपना जो माइंडसेट था वो थोड़ा चेंज किया, एंड डॉक्टर होमी भाभा को एंड विक्रम साराभाई को फ्री हैंड दे दिया कि आप सोचो आपको क्या करना है। एंड इसी प्रोग्रामिंग से 1962 में सबसे पहले जो है विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा, इनके अंडर, इनके सजेशन के अंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम की एक कमेटी स्टैब्लिश हुई, जो 1969 में अपने इसरो नाम, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश करती है। और आपको मालूम होगा कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद में 1975 में इंडिया जो है आर्यभट्टा, ये खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है। खुद नहीं कर पा रहे थे हमने बना के लिया था फ्रांस से, और रशिया को बोला था कि इसको लॉन्च कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको मालूम है कि आर्यभट्टा के बाद में बहुत सारे सैटेलाइट हमने लॉन्च किए, लेकिन ऐसी दूसरों के मतलब स्पेस स्टेशन हम यूज कर रहे थे। उसके बाद में सबसे पहले हमने ट्राई किया था 1979 में रोहिणी, ये सैटेलाइट था, उसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई थी। कैसे फेल होती है आगे मैं केसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद में जो है 1980 में एसएलवी, तब के टाइम में पीएसएलवी नहीं थी हमारे पास, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल
मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा हाइट तक जाने की नहीं थी, कम हाइट तक जाने की थी। इसका यूज करके हमने क्या किया था सक्सेसफुली, रोहिणी सीरीज 1, ऐसे रोहिणी की 5 से 7 सीरीज है, रोहिणी सीरीज 1 का सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था 1980 में, और तब से जो है हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। लेकिन ये देखो यहाँ पे बात क्या है कि बेसिकली हमें इतना वेट क्यों करना पड़ा। सोच रहे हो आप 1947 में हमें फ्रीडम मिल गया था, और बाद में देखेंगे तो आप 1957 में रशिया ने उसका खुद का जो है स्पुतनिक ये सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया था खुद के स्पेस स्टेशन से। उसके तुरंत बाद 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है और वो भी खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। उसके बाद में 1965 में फ्रांस आता है, वो भी खुद का स्पेस स्टेशन बना के खुद के स्पेस स्टेशन से सैटेलाइट को लॉन्च करना स्टार्ट कर देता है। देन 1970 में यही बातें चाइना स्टार्ट कर देता है। देन 1971 में सेम पार्ट जो है वो यूके भी अप्लाई कर रहा है, एंड 1970 को चाइना के साथ साथ यहाँ पे जापान भी खुद का स्पेस स्टेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे लोग इतने पहले कर चुके थे, हमें क्यों वेट करना पड़ा। हमें कैपेसिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, ये ऐसी बात नहीं थी बेटा। स्पुटनिकचं काय वर्क होतं, ठीक है राहुल, हम सब डिस्कस करने वाले बेटा, तो टेंशन मत ले। स्पुटनिक का पहला काम रिमोट सेंसिंग एंड, मतलब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे तब के टाइम में उनके दो ही बेसिक वर्क थे, एक वेदर फोरकास्टिंग एंड दूसरा रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग क्या है उसके ऊपर आते हैं, चलो पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना है मुझे। तो यहाँ पे क्या हुआ था देखो, इतना टाइम क्यों लगा उसका रीजन मैं बोलता हूँ। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू दैट ये एकदम कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको सार्वजनिक मत करो, इंटरनल बात है, इंटरनल रहने दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब ये हम इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ये सारी डेवलपमेंट कर रहे थे, तो ये जो दो हमारे सुपर हीरोज थे विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर होमी भाभा, ये इसके ऊपर रुके नहीं थे। इनकी विजन ऐसी थी कि हमें स्पेस प्रोग्राम भी बनाना है, हमें डीआरडीओ में मतलब खुद के मिसाइल भी बनाने हैं, खुद के टैंक बनाने, खुद के स्पेसक्राफ्ट बनाने, खुद के अर्जुन जैसे जो मशीन गन्स है, लॉन्चिंग व्हीकल्स है, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, वो भी बनानी है, और उसके साथ साथ हमें खुद के एटम बॉम्ब भी बनाने हैं। और इसी प्रोग्राम पे वर्क करते करते ये सारी बातें संभाल रहे थे ये दो लोग। तो क्या हुआ देखो, डॉक्टर होमी भाभा ने 1944 से ही, जब ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था 1939 में ऑटो हान स्ट्रासमन जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एटम बॉम्ब की आइडिया सबसे पहले एक्सप्लेन की थी, उसके बाद वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट शुरू थे। तो 1944 से ही, मतलब हमें फ्रीडम मिलने से पहले होमी भाभा जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि नहीं असा बॉम्ब आपल्याकडे पण असला पाहिजे, क्योंकि फ्यूचर में हम खुद एक सोवेरियन कंट्री बनने वाले हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी इससे रिलेटेड वो वर्क कर रहे थे। लेकिन बात क्या हो गई देखो, 1945 के बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसमें जो ट्रीट हो गई, एग्रीमेंट हो गया, यूनो आ गया, यूनो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने डील कर दी कि ये 5 लोग मतलब जग पे राज करेंगे, ये राजा है कौन कौन, रशिया, यूएस, फ्रांस, यूके एंड चाइना, और उनको लीगली लाइसेंस दे दिया कि ये एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बना के रख सकते हैं। फिर हमारा क्या था, हमको तो कोई बेच भी नहीं रहा है, हमसे कोई ले भी नहीं रहा है, हमको कोई बोल भी नहीं रहा है, लेकिन होमी भाभा के अपने खुद के कॉन्टेक्ट है, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने 1945 से लेके लगभग 1965 तक पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, और एटम बॉम्ब बनाने के लिए जितना इंफ्रा था वो भी सारा डेवलप हो रहा था। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक दिन वो बेल्जियम से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, और बेल्जियम से इंडिया ट्रैवल करते टाइम उनका एल्प्स पर्वतरांगा है, आपको मालूम होगा, तो उनका जो एरोप्लेन है वहां पे क्रैश हो गया, ठीक है, वहां पे क्रैश हो गया, एंड उस क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा जो है उनकी डेथ हो गई। और हमारे पास पूरे मतलब सबूत थे, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनके प्लेन को, वो जाके क्रैश नहीं हुआ था, उनके प्लेन को एक मिसाइल से उड़ा दिया गया, और वो उड़ाने वाला काम कौन कर रहा है ये भी हमें मालूम था, लेकिन आज तक हम उसको मतलब ऐसे कॉन्फिडेंशियली बोल नहीं पाते। मुझे इंटरनल, पहले मैं सजेस्ट कर रहा हूं इसको फैलाओ मत, मेरे ऊपर मतलब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और वो वर्क किया था सीआईए ने, सीआईए मतलब जैसे हमारी रॉ है वैसे अमेरिकन एजेंसी है ना सीआईए। तो उन्होंने क्या किया था, होमी भाभा को इस तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर दी थी उनकी फ्लाइट, इसलिए हमें इतना सारा वेट करना पड़ा। फिर होमी भाभा चले गए, पूरा लोड आ गया विक्रम साराभाई की कंधों के ऊपर, लेकिन विक्रम साराभाई पीछे हटने वालों में से नहीं थे, वो रात दिन काम कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, पूरा 100% डिवोशन देके डीआरडीओ, इसरो, एटॉमिक प्रोग्राम इनके ऊपर वर्क करके उसको डेवलप करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन 2, 3, 4 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि विक्रम साराभाई जो है वो केरला टू बॉम्बे ट्रैवल कर रहे थे वाया ट्रेन, केरला टू मुंबई ट्रैवल कर रहे थे वाया ट्रेन,
एंड ट्रेन में अचानक से उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये बोला गया, लेकिन फिर से हमें मालूम हो गया कि हार्ट अटैक जैसी कोई भी सिचुएशन वहां पे क्रिएट नहीं हुई थी। मतलब दे आर अगेन ऐसे हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, बस ऐसे प्रेडिक्शन है, कोई इसके प्रूफ नहीं है। समझ लो आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि विक्रम साराभाई की भी ऐसे डेथ हो गई, और जिनका शक भी है पूरा डेथ का वो CIA के ऊपर चला गया। उसके बाद में क्या हो गया, आयरन लेडी इंदिरा गांधी आ गई और उनको ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे साइंटिस्ट के ऊपर वॉच रख के उनको मतलब टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसको एकदम सीक्रेट रखा। और आपको मालूम होगा 1974 11th एंड 13th ऑफ मई मिशन बुद्धा लाफिंग है ना, मतलब जहां पे हमने फर्स्ट एटम बॉम्ब टेस्ट किया था, और उसका पूरा बैकग्राउंड ये दोनों सुपर हीरोज ने बनाया था। तो फिर 1974 1975 में जब हमने खुद का एटम बॉम्ब टेस्ट किया, उस मिशन का नाम रखा था मिशन बुद्धा लाफिंग। उसका रीजन ये था, देखो गौतम बुद्धा इज ए सिंबल ऑफ पीस, और मिशन बुद्धा लाफिंग, बुद्धा लाभ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, बुद्धा कब लाभ करेंगे, अगर सब तरफ पीस है, शांतता है, तो पीस क्यों होगा, क्योंकि अब हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो किसी के मायके लाल की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ बुरी नजर से देखने की, इसलिए पीस मेंटेन होगा, ये उसका पर्पस था। वो सीक्रेट था। तो जब टेस्ट बॉम्ब मतलब टेस्ट सक्सेसफुली फायर्ड हो गई और इंदिरा गांधी को कॉल आ गया, और मिशन हेड थे, उन्होंने बस इतना बोला था कि मैडम बुद्धा इज लाफिंग। फिर वहां पे रेडियो के ऊपर आके इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि आप सोच लो, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी है, सोच लो हमारे पास खुद का एटम बॉम्ब है, अगर फिर से ट्राई करेंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो हम सोचेंगे नहीं कि आप क्या हो और कौन हो, वी आर रेडी फॉर इट। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमें मिली नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, इमरजेंसी आ गई, थोड़े से इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। लेकिन उसमें के बाद में क्या हुआ कि चाइना को ये डर लग रहा था कि इंडिया के पास एटम बॉम्ब है, तो इसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के AQ खान को मतलब इलीगली ये न्यूक्लियर डेटा प्रोवाइड किया, एंड पाकिस्तान वर्क मतलब उस प्रोग्राम के ऊपर स्टार्ट कर रहा था। फिर हमें मालूम हो गया, तो हमने एटम बॉम्ब टेस्ट करे हुए इतने साल हो गए, फिर हमें उसको पर फिर से एक बार टेस्ट करना था, लेकिन हमारे पास कोई एबल लोग नहीं थे। फिर आता है इंडिया का थर्ड सुपर डुपर हीरो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और जो क्या करते हैं, इसरो को DRDO को डेवलप करने के बाद फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर करते हैं। एंड फिर आपको मालूम होगा 17 एंड 18 ऑफ मई 1998 में पोखरण में जो आपका परमाणु मूवी है जॉन अब्राहम का, उस मूवी में जो शो किया है वही पोखरण में हम क्या करते हैं, सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर देते हैं एटम बॉम्ब की। ऐसे हमने दुनिया को बोला, लेकिन इंटरनल न्यूज मेरे सोर्सेस ये कहते हैं कि उस टाइम हमने हाइड्रोजन बॉम्ब की भी टेस्ट कर दी है। इसका मतलब अब फुली प्रिपेयर्ड है हम हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए भी, एटम बॉम्ब के लिए भी। तो ये बॉम्ब बीम कहां से आ गए, कैसे आ गए, ये सब आपको मालूम हो गया। तो होमी भाभा, विक्रम साराभाई, इन लोगों की ये सारी मेहनत थी, उसके बदौलत हम जो है मतलब कितने डेवलप हो चुके हैं, कितने डेवलप हो चुके हैं। आपको एक एग्जांपल में बोलता हूं कि 2009 के आसपास एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की बेसिक प्रोसेस है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में पॉइंट के ऊपर आता है, ठीक है। जो सैटेलाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसको लॉन्च करते हैं हम। तो सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग होती है, इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट यूज होता है। तो रॉकेट मतलब क्या है, कल हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि मिनिमम जो है 2 स्टेज रॉकेट हम यहाँ पे यूज करते हैं। और वो 2 स्टेज रॉकेट में जो है, पहली स्टेज होती है, उसके ऊपर दूसरी स्टेज होती है, एंड उस दूसरी स्टेज के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज होती है, उसके सराउंडिंग में इस तरह की सेकंड स्टेज होती है, मैं यूट्यूब की लिंक भेजने वाला हूं आज आपको, ठीक है। एंड इसके टिप के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट होता है। इस तरह की लॉन्चिंग व्हीकल्स होती है जिसको अपन रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है इनको इग्नाइट करते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेज में फ्यूल होता है, लिक्विफाइड O2 होता है। इनका काम क्या होता है कि ग्राउंड से लेके जो हाइट हमने डिसाइड की है, कि सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से कितने हाइट तक ये सैटेलाइट को लेके जाना है, सो दैट ये ऑर्बिट में वो क्या करेगा, अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। तो अर्थ के सरफेस से रिक्वायर्ड हाइट तक लेके जाने का काम ये फर्स्ट स्टेज का होता है। तो जैसे ही यहाँ पे सैटेलाइट यहां से निकल के यहाँ पे पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों स्टेज है इनको निकाल के फेंक देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचती है, इस तरह की सैटेलाइट की सेकंड स्टेज, एंड ये सैटेलाइट बचता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है यहीं पे 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, एंड 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद सेकंड स्टेज इग्नाइट करते हैं। फिर इसको मिलती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर दी हमने, एक आधा राउंड कंप्लीट किया, सेकंड स्टेज छोटी होती है, उसको भी डिटैच करके फेंक देते हैं। फिर बचता है हमारा सैटेलाइट। एक बार वो इस ऑर्बिट में सेट हो गया, फिर ये फॉर नंबर ऑफ ईयर्स अर्थ के सराउंडिंग में क्या करता है,
रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये बेसिक सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार घरात बसलो, रॉकेट पेटवलं, सैटेलाइट गया और अपने ऑर्बिट में लॉन्च हुआ, ऐसे होता नहीं है। उसके लिए कंडीशन है। वहां पे क्या होता है, एक वेलोसिटी होती है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब यह है कि मिनिमम वेलोसिटी जो अगर सैटेलाइट को देंगे तभी सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब अगर इतनी वेलोसिटी दी तभी ये सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी में लिख के नहीं दे रहा हूं, बस ध्यान रखो कि एक वेलोसिटी है, उतनी अगर मिल गई तो सैटेलाइट क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखो मैंने प्रोसेस तो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दी, इतनी इजी नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, मतलब रॉकेट अपन लॉन्च कर रहे हैं और रॉकेट के अंदर फ्यूल है, उसको इग्नाइट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कंट्रोल करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसको गिवन टाइम में पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना है। वहां पे जाने के बाद वहां तक जाने के लिए जितना फ्यूल रिक्वायर्ड था उतना ही फ्यूल फर्स्ट स्टेज में होना चाहिए। फिर वहां पे जाने के बाद फर्स्ट स्टेज को हमें डिटैच करना है, सेकंड स्टेज को 90 डिग्री से रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद उसको इग्नाइट करना है, एंड उसकी वेलोसिटी इतनी मेंटेन करनी है। अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको मैं वीसी बोलता हूं, कि अगर हमने जो वेलोसिटी दी है ये क्रिटिकल से अगर कम हो गई ना बेटा, तो वहां पे क्या होता है मालूम है, ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ नहीं, ऐसे इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, एंड एक चक्कर मारने के बाद अर्थ के ऊपर आके गिरता है, जो हमारे रोहिणी के साथ हुआ था। रोहिणी मतलब आर्यभट्ट के बाद में खुद के लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करके जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था, और वो सैटेलाइट के लॉन्चिंग की प्रोसेस फेल हो जाती है। उसके बाद में अगर हमने यहाँ पे गिवन वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल रखी, तो यही एक केस है जहां पे सैटेलाइट का प्रोजेक्शन सक्सेसफुल हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल से बढ़ा दी और एस्केप से कम कर दी, एस्केप मतलब ग्रेविटी के बाहर जाने के लिए जो स्पीड चाहिए वो, अगर हमने ये मेंटेन किया कि गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा लेकिन एस्केप से कम रख दी, फिर से ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, इस तरह से अर्थ के ऊपर आके गिरता है। अगर गिवन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप कर दी तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, एंड इस पाथ को फॉलो करके अर्थ को छोड़ के चला जाता है कायमचा परत न येण्यासाठी। इस तरह की ये केसेस पॉसिबल है। इसमें और एक केस होती है कि अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप से भी ज्यादा हो गई, मतलब फॉर्म में आ गए, ज्यादा एक्सेलरेट कर दी, तो ये सारी केसेस होने वाली है। तो उस केस में क्या होगा, सैटेलाइट जो है वो एकदम शॉर्टकट हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। यानी अगर गिवन वेलोसिटी हमने मेंटेन कर दी, क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी है, तभी एक ही केस में ये सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये सारे कंट्रोल करना है, स्पीड को, फ्यूल को, एक्सेलरेटर को, उनके ब्रेक्स को, जो भी पूरी सिस्टम है, और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर्स करते हैं। लेकिन जो हमारे घर में कंप्यूटर है, हमारे पास का लॅपटॉप है, उसको अगर देखेंगे त्याला चालू करायला 2-5 मिनिटं जातात। ऐसे कंप्यूटर अगर इस प्रोसेस के लिए, इस मैकेनिज्म के लिए यूज करेंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करते। तो इसके लिए जो है वो स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर्स, मतलब ले भारी कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स मतलब क्या है, ले भारी कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर्स। तो ऐसे सुपर कंप्यूटर्स अगर है तो वही इनकी जो मतलब पूरी प्रोसेस है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, एक्चुअल में मैं आपको जो कैलकुलेटेड डेटा है, प्रोग्रामिंग है, वो नहीं बोल रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कंप्यूटर के ऊपर 2 × 5 करना है इक्वल टू 10 है, उसके लिए एक टाइम लगता है, जैसे कि कोई भी एक टाइम लग रहा है XYZ सेकंड। लेकिन अगर हम ऐसे हंड्रेड्स ऑफ CPU एक लैन सिस्टम में, एक सिस्टम में लैन कर देंगे, तो होता क्या है, यही कैलकुलेशन 100 CPU साइमल्टेनियसली करते हैं। तो अगर पहले 1 सेकंड लग रहा था तो नंतर 1/100th ऑफ सेकंड इतना ही टाइम लगता है। मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है ऑपरेशन की, हर बार कैलकुलेशन नहीं करते अपन, लेकिन जो भी ऑपरेशन वो कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमारे पास है ना, पहले सुपर कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर हमने क्या किया, जब हम स्पेस प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे तो यूएस को, रशिया को, चाइना को, जापान को, इनको रिक्वेस्ट की थी की पैसे बिशे घ्या बाबांनो, बट आम्हाला एखादं द्या सुपर कॉम्प्युटर, सेकंड हँड द्या, काही तर द्या। बट ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि हमने जो 1974 में एटम बॉम्ब की टेस्ट कर दी थी, तब से दुनिया हमारे ऊपर नाराज हो गई थी, और वहां पे उनको समझ में आ गया कि ये इंडिया वाले जो है हमारी टेक्नोलॉजी चुरा के कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वहां पे क्या हो गया देखो, कि इंडिया ने क्या है, वो नहीं दे रहे थे, इसलिए सुपर कंप्यूटर बनाने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया विजय भाटकर फ्रॉम अकोला।
उन्होंने ये मिशन को लीड किया था, गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया था 5 to 6 ईयर्स में खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाओ, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है 18 मंथ के टाइम पीरियड में वो खुद का इंडिया का परम 1 परम 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर बना के रेडी थे। मतलब कंप्यूटर भी हमारा, स्पेस प्रोग्रामिंग भी हमारी, लॉन्च पैड भी हमारा, और उसको लॉन्च करके हम ये सैटेलाइट सराउंडिंग के स्पेस में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन थी। अगर ये गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल टू एस्केप वेलोसिटी है तभी ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस मोनिका, एक्सेलेंट, वेरी गुड। परम बराबर है, सबको मालूम है। विजय भाटकर मेड सुपर कॉम्प्युटर, करेक्ट है। राहुल, एकदा टेंजेन्शियल वेलॉसिटी दिल्यावर मग फ्युएल नाही लागत का अर्थच्या ऑर्बिट मध्ये सेट झाल्यावर? नहीं बेटा, क्या होता है मालूम, एक बार सैटेलाइट ऐसे अर्थ के सराउंडिंग में घूमने लगा, मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा, तो होती क्या है उसकी केस कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, आपको धीरे धीरे ये बातें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। देखो एटम के स्ट्रक्चर आपको मालूम होंगे केमिस्ट्री में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे वही केस होती है, एक बार हमने उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, वो आगे जा रहा है लेकिन हम उसको सेंटर पे खींच रहे, वो गोफन होती है ना, स्ट्रिंग है, स्टोन है, हम उसको घुमाते घुमाते, मतलब हम हमारी तरफ खींचते, लेकिन उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करता है। सेम प्रोसेस ये सैटेलाइट के साथ होती है, जो मून के साथ हो रही थी। मून को ऑब्जर्व करके हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया था। इस तरह से जो सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च किया जाता है, एंड लॉन्च होने के बाद फॉर डिफरेंट पर्पजेस हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सलेंट प्रणव, वेरी गुड। सुपर कंप्यूटर 82 के आसपास बनाया था बेटा जानवी, 1982 स्टार्ट हुआ था 1982 में, 1984 के बाद में वो सबमिट किया था उन्होंने। ठीक है, जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे दी जाती है? ये सिंपल, ये सेकंड स्टेज थी, हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, आग लगा दी पीछे से, इग्नाइट कर दिया, यहाँ पे फ्यूल रखा था ना हमने, और ये फ्यूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और ये सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करने लगा। अब इलॉन मस्क का जिक्र बहुत बार कर चुका हूं मैं, तो इलॉन मस्क ने क्या किया, अभी जो हमने देखा था कि ग्राउंड से यहां तक लेके जाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी देने के लिए छोटा होता है, लेकिन यहां से लेके जाने के लिए जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज, वो बहुत पैसे खर्च करके हम बनाते। तो पहले लोग क्या करते थे, ये सेकंड फर्स्ट स्टेज डिटैच कर दी, उसको समुद्र में गिराते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। इलॉन मस्क ने इसी के ऊपर वर्क किया और उसको नीचे उतारा एंड उसका ही रीयूज किया। उसकी भी लिंक मुझे रिमाइंड करो, मैं ग्रुप के ऊपर आपको भेज दूंगा। ठीक है, कैसे उसने इंजन बनाए थे। यस, हमें आना था क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर, तेजस, मेरे दिमाग में वही था। तो कंडीशन क्या है कि ये सारी सिचुएशन होती है, लेकिन ये जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ, अगर हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है तो स्टार्ट से जब हमने 1980 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तब हम एक एक सैटेलाइट लॉन्च करने का सोच रहे थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, रशियन एंड अमेरिकन जो थे वो थोड़ा सा आगे सोच रहे थे, और उन्होंने क्या किया, ये हमारे जो नॉर्मल सैटेलाइट होते हैं, रॉकेट होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, जो लिक्विफाइड O2H2 के ऊपर वर्क करते हैं, इनको छोड़ के जो है क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर दिए, क्रायोजेनिक इंजन। अब हम जब थर्मल सेक्शन पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पे जो हमारा डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है ना व्हीकल का, उनको बोला जाता है हीट इंजन। हीट इंजन का मतलब क्या होता है, जो हीट के ऊपर वर्क करता है। हीट इंजन का मतलब क्या, कि हमें मालूम है हीट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये हीट फ्लो होते टाइम हम उससे हमारा काम करके लेते हैं, उसको हीट इंजन बोला जाता है। तो बेसिकली ये हीट इंजन दो टाइप के होते हैं, एक ईसी, एक आईसी। ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन, आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन। मतलब जैसे जेम्स वैट में ट्रेन बनाई थी, या फिर गदर मूवी में जो ट्रेन चलती है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, कोल को एक्सटर्नली दिखता है ये जल रहा है करके, ऐसे एक्सटर्नली उसको कंबशन करते हैं, फिर उस कंबशन की एनर्जी वाटर को देते हैं, वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है, स्टीम टरबाइन से पास होती है, टरबाइन रोटेट होता है, गदर की ट्रेन भागती है। अगर गदर देखा है तो मूवी है गदर, ठीक है। और ईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, गाड़ी भगाते हैं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो इंजन है उसमें भयानक भयानक स्फोट हो रहे हैं, पर सेकंड नंबर ऑफ 150 इतने इग्निशन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, मतलब एक्सप्लोजन हो रहे हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, इंजन के अंदर है, इसके लिए बोला जाता है इंटरनल कंबशन। तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। अब ये एफिशिएंसी मतलब क्या, कि गिवन फ्यूल कंज्यूम करने के बाद वहां पे कितना वर्क हमें मिलेगा, कितने %। तो जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है क्रायोजेनिक छोड़ेंगे तो, और वो
56% के आसपास है, पेट्रोल इंजन की 45% के आसपास है, इसलिए डीजल जो कार है उनका एवरेज पेट्रोल कार से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर अपन ये T1 मतलब जहां पे हीट अपन छोड़ने वाले सिंक का टेम्परेचर बोलते हैं, इसको अगर कम करेंगे तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए कंसेप्ट आती है क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक मतलब जहां पे हम क्या करते हैं, नॉस N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका यूज करके क्या करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे इंजन को ऑपरेट कराते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हम लगभग जो है 1998 से चाइना एंड रशिया एंड अमेरिका को ये क्रायोजेनिक इंजन के प्रोटोटाइप की या फिर रेडीमेड व्हीकल की मांग कर रहे थे कि हम भाई हम पैसे दे देते हैं, हमको दे दो एक आधा जुना पुराना, जैसे कंप्यूटर के पास कंप्यूटर से रिलेटेड हुआ था उसी तरह से कि हमें एक आधा कंप्यूटर दे दो, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक सैटेलाइट छोड़ के ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का सोचेंगे। लेकिन सारे लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में 2009 में हमारा इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट, इसलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, प्रोजेक्ट पे वर्क शुरू करते 2009 में एंड 2016 के एंड में खुद का क्रायोजेनिक इंजन लेके आते। 2016 में खुद का क्रायोजेनिक इंजन लेके आते, और क्रायोजेनिक इंजन लेके आने के बाद क्या हुआ उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि सबसे पहले जो है रशिया एंड यूएस में इनमें वॉर चालू था। पहले क्या किया, रशिया ने एक लॉन्च किया, यूएसए ने किया। फिर यूएसए ने क्या कर दिया, एक के बाद में 4 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। 4 के बाद में रशिया आ गया, 14 लॉन्च कर दिए। 14 के बाद में यूएसए आ गया, 18 लॉन्च कर दिए। रशिया के बाद में फिर से यूएसए आ गया 21, फिर रशिया के बाद में यूएसए आ गया, उसने 44 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, और वो दोनों ही कंपीट कर रहे थे, हमको गिन ही नहीं रहे। लेकिन जैसे हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन हो गया 15 फरवरी 15 ऑफ फेब 2017, हिस्टोरिक डेट है बेटा, याद करो इसको। इस डेट पे हमारे इसरो ने एक ही लॉन्चिंग की प्रोसेस में, जो मैंने आपको यहाँ पे शो की थी, 104 104 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। 19व्या मिनिटाच्या एंडला, एट द एंड ऑफ 19th ऑफ मिनट 104th वाला जो सैटेलाइट था वो अपने ऑर्बिट में सेट हुआ था। सबकी लॉन्चिंग सक्सेसफुली हुई थी। ये हमारी अचीवमेंट है बेटा इसरो, ठीक है। और उसके बाद में यूएस एंड रशिया के प्रोग्रामिंग में 2022 तक 100+ सैटेलाइट लॉन्च करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कल बोला, इलॉन मस्क आ गया, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसने क्या किया, जनवरी में इस साल के 144 सैटेलाइट लॉन्च कर दी। हमारा रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की प्रोसेस है, एंड इससे रिलेटेड ये सारा वर्क चलता है। अभी आगे जो है सेम कंसेप्ट रिलेटेड जो भी बातें आएंगे रियलिस्टिक वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कल के लेक्चर में थोड़ा मैं कैलकुलेशन के ऊपर आने वाला हूं, और उसके साथ में टोटल सैटेलाइट्स कितने हैं, किसका काम क्या होता है, रिमोट सेंसिंग कैसी होती है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, हमारा गगन क्या है, नेविक क्या है। जैसे मैंने ग्लोनास, गैलीलियो एंड जीपीएस बोला था, वैसे हमारा खुद का गगन है, नेविक है, वो क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड अपन बातें करने वाले हैं कल के लेक्चर में। सेम ग्रेविटेशन का आगे का पॉइंट जो है उससे रिलेटेड है, इसलिए, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज अर्ली एज पॉसिबल आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लो बेटा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर कॉल करो, एंड सो दैट एक बार रजिस्ट्रेशन हो गए, एडमिशन कंफर्मेशन हो गए, तो आप जो है एक्चुअल हमारी जेईई नीट की जो क्रैक करने की, टैकल करने की प्रोसेस है उसमें एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अभी सारी एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, तो आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं जिनको ये बातें मालूम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने भी ये करना चाहिए, तो अच्छी बातें जो है स्प्रेड करो, है ना। कोरोना नहीं करना है, लेकिन अच्छी बातें स्प्रेड करो, सबको बोलो। और रिकॉर्डेड प्रीवियस लेक्चर लिंक है, वो भी आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्या डीप कंसेप्ट रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं, और कैसे लिंकअप कर रहे हैं पूरे सिलेबस को। वो सारी बातों का आपको ओवरव्यू भी हो जाएगा। एंड जब 25 ऑफ अप्रैल से 11 स्टार्ट हो जाएगी, तब से तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। मतलब एक्चुअल सिलेबस जब शुरू हो जाएगा, तब मतलब बहुत मजा आने वाला है। पूरी एकदम नई कंसेप्ट जो बेस्ड ऑन, फिर हम शुरू करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर से दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो गए, और वो हमारे फिजिक्स में कैसे इंप्लीमेंट हो गए, यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो सारी बातें आगे के लेक्चर में जैसे आएगी हम उसको डिस्कस ही करने वाले। जिन लोगों का अटेंडेंस का पार्ट बाकी था, अटेंडेंस लगाओ। जिनको कुछ क्वेश्चंस है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।